शरीफ वहां कब से तरसती हुई नजरों के साथ सामने सेहन में बैठे हुए पोते पोतियों को देख रहा था, जो आज कुर्बानी का गोश्त पकाकर खा रहे थे। शरीफ वहां के मुंह में पानी भर आया था। वो लालची नजरों से इनको देखता हुआ बार बार जुबान अपने हुशक होते लबू पर फेर रहा था। तभी शरीफ वहां की बहू की नजर अपने ससुर पर पड़ी तो फौरन अकड़ कर बोली कि हाय हाय, इस बुड्ढे की तरफ तो देखो, कैसे मेरे बच्चों के खाने पर नजर लगा रहा है। अव्वल तो मेरे बच्चे कुछ खाते पीते ही नहीं, जो खा रहे हैं इस पर भी ये बुढ़ा नजर लगाए बैठा है। शरीफ खान ने जब अपनी बहू के मुंह से ये अल्फाज सुने तो फौरन नजरें फेर कर दूसरी जानब देखने लगा। वो इस वक्त सेहन के एक कोने में पुरानी सी कुर्सी रखे बैठा हुआ था। कहने लगा कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए अगर बच्चे खाने से फारिग हो चुके हों तो मुझे भी एक अदद रोटी और थोड़ा सा सालन दे दो। इतना सुनना था कि इसकी बहू ने फौरन माथे पर बल डालकर कहा कि बस करो बुड्ढे, अभी सुबह ही तो तुझे गोश्त खाने को दिया था, अब सब्र रख। मैं और तेरा बेटा अभी खाने के लिए रहते हैं, अगर सालन बच गया तो दे देंगे। बूढ़ा शरीफ हाँ अपनी बहू की जानिब देखकर कहने लगा कि बेटा, सुबह जो तुमने गोश्त दिया था वो तो खराब हो चुका था, इससे बदबू आ रही थी। मैंने तो रोटी को यूं ही रूखा खा लिया था, वो गोश्त खाने के काबिल था ही नहीं। मगर इस बात पर भी शरीफ खां की बहू इससे लड़ पड़ी और बात को कहां से कहां ले जाकर बोली कि देख रहे हो अशरफ, अपने बाप के करतूत, मैं इसे अच्छा खासा खाने को देती हूँ, अपने हिस्से का सालन भी तुम्हारे अब्बा को दे देती हूँ, मगर इसके बावजूद वो कह रहा है कि मैंने इसे हराब सालन खाने को दिया था। क्या ये नाशुक्री नहीं हो गई? अब तुम जो कमा कर लाते हो, मैं तो इसी घर का खर्चा पूरा करती हूँ और सबके खर्चे पूरे करती हूँ। अब मैं इनके लिए अलग से मुर्ग मुस्लिम कहाँ से बना कर दूं? शरीफा की बहू तो बात को कहाँ से कहाँ ले जा चुकी थी। शरीफा इस वक्त पर पछताने लगा जब इसने अपनी बहू से खाने की इल्तिजा की थी। इसका बेटा भी फौरन अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो गया और कहने लगा कि अब्बा, जो चीज मिले सब्र शुक्र के साथ खा लिया करो, वरना क्या तुम्हें वो जमाना याद नहीं जब तुम गली गली जाकर सूखी रोटियां लोगों से लिया करते थे और फिर वो रोटियां जाकर चक्की वालों को दे आया करते थे ताकि वो गंदम में पीस कर लोगों के आटे में मिलावट कर सके और बदले में वही खराब रोटी घर भी ले जाया करते थे और पानी में भिगो कर रख देते। माँ इस भीगी हुई रोटी को आग पर पकाया करती थी। वो गंदी बदबूदार रोटी जब पानी में मिक्स हो जाती तो हमें खाने के लिए दे दिया करते थे और कहते कि ये तो चावलों से भी ज्यादा लजीज है। वो वक्त क्या तुम भूल गए जब हमें वो गंदगी खिलाया करते थे? आज तो तुझे खाने को इतना अच्छा मिल रहा है, मगर इसके बावजूद तेरे नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। शरीफ हाँ बेयकीनी से अपने बेटे को देख रहा था। आखिर वो इससे किस लहजे में बात कर रहा था? इसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वो एक गहरी सांस हाट करके रह गया। इसने तो सिर्फ अपनी बहू से खाना ही वक्त पर मांगा था, क्योंकि इसने सुबह नाश्ते में भी एक आधी रोटी खाई थी। इसके बाद से वो भूखा था, मगर इसकी बहू ने तो इसकी इतनी बेइज्जती करवा दी थी कि बूढ़े शरीफा ने एक गहरी सांस हार की और वहां से उठकर कमरे में जाने लगा। मगर जो ही कमरे में जाने लगा तो इसकी बहू ने कहा, आज से तुम इस कमरे में नहीं सोओगे, बेहतर है कि यहाँ सेहन में ही अपनी खटिया डाल लिया करो, क्योंकि कुछ रोज बाद मेरे बहन भाई हमारे यहाँ रहने के लिए आने वाले हैं। अगर तो आप यहाँ कमरे में रहेंगे तो फिर वो कहाँ सोएंगे? इतना सुनना था कि शरीफ हाँ बोला कि अच्छा ठीक है बहू, मैं यही सो जाता हूँ। ये तो दिन भी गर्मियों के थे, इसलिए शरीफ हाँ ने एक पोसीदा सी खटिया ली और बाहर सहन में डालकर लेट गया। इसने इस रात का खाना नहीं खाया था। इसके पोते पोतियां खाने से फारिग हुए तो इसकी बहू और बेटा भी मजे ले लेकर बुना हुआ गोश्त खाने लगे, जिसकी खुशबू शरीफ खां की भूख को मजीद इश्तहा बख्श रही थी। मगर वो क्या करता? वो तो मजबूर और बेबस अपनी बहू और बेटे का मुहताज हो चुका था। गर्मी शदीद थी, इसलिए शरीफ खां के बहू बेटा और पोते पोतियां एसी वाले कमरों में जाकर लेट चुके थे। वो मजे से सुकून की नींद सो रहे थे। किसी को भी परवाह नहीं थी कि बूढ़ा शरीफ खां बाहर गर्मी में सो रहा है। बार बार मच्छर इसके कानों के पास पिन बनाते तो वो हड़बड़ा कर जाग जाता। शरीफ खां को दिल की बीमारी भी थी। इतनी गर्मी और घबराहट में इसे तकलीफ सी होने लगी थी, मगर इसके बावजूद वो कुछ भी नहीं कर सकता था। आज तो फिजा में हब्स भी बहुत थी, हवा का नामो निशान तक ना था। वो कितनी ही देर यूं ही आसमान को तकता रहा।
اسے اپنی بیوی اور ماضی یاد آنے لگا۔ اس نے کتنی محنت سے پال پوس کر اپنے بچوں کو بڑا کیا تھا، مگر آج وہی اولاد اس کے ساتھ اس طرح سلوک کر رہی تھی۔ اسے یاد تھا کہ وہ بے حد غریب تھا، اس کے پاس ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ وہ مشقت کرتا رہا، مگر پھر ٹانگ میں ایک زخم ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے لگاتار کام نہیں کر پاتا تھا۔ گاؤں کے کسی بلے شخص نے اسے ایک سائیکل خرید کر دے دی، جس پر بیٹھ کر وہ گلی گلی جا کر سوکھی روٹیاں اور پلاسٹک کی چیزیں لوگوں سے لے کر بیچا کرتا تھا، جس سے اسے جو بھی آمدنی ہوتی وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا لے آتا۔ کبھی کبھار زیادہ روٹی نہ ملتی تو وہ سوکھی روٹی گھر لے آتا اور بچوں کو پانی میں بھگو کر کھلا دیا کرتا تھا۔ مگر آج اس کے بیٹے نے اپنے ماضی کو بھی ایک طنز بنا کر رکھ دیا تھا۔ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ماں باپ تو اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ خیر ہی چاہتے ہیں۔ شریف کا ایک بڑا بیٹا بھی تھا جس کا نام شفیق تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر پھر ایک روز اس میں ایک جان لیوا بیماری کی تشخیص ہو گئی۔ ڈاکٹرز کہنے لگے کہ 5 لاکھ روپے لگیں گے، آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ شریف اور اس کی بیوی کے تو ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ آج تک انہوں نے 1,000 کا نوٹ نہیں دیکھا تھا، بھلا وہ اتنے پیسے کہاں سے لے کر آتے۔ بیٹے کی طبیعت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ شریف کی بیوی نے اپنا زیور یہاں تک کہ گھر کا ضروری سامان بھی بیچ کر پیسوں کا حساب لگایا تو صرف 3 لاکھ کی بن پایا۔ انہوں نے ڈاکٹروں کی منتیں کی کہ 3 لاکھ لے کر علاج کر دیں۔ شریف کی بیوی نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ مفت میں ان کے ہاں نوکری کرے گی جب تک اس کے 2 لاکھ پورے نہیں ہو جاتے۔ وہ ان سے 1 پائی بھی نہیں دے گی، مگر ڈاکٹروں کو ان پر ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ دونوں کتنی ہی دیر روتے رہے۔ آخر ان کا بیٹا خود ہی کہنے لگا کہ فکر مت کریں، نہ کروائیں میرا علاج، میری زندگی بڑی ہوئی تو میں ایسے ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ مگر خیر 2 ہفتوں بعد شفیق فوت ہو گیا اور بس ان کا ایک ہی بیٹا بچا جو ازل سے ہی ان کا سگا بن ہی نہ پایا تھا۔ ان کا اچھا بیٹا دنیا سے جا چکا تھا، جبکہ بڑا بیٹا آج ان کی زندگی کو اجیرن کر رہا تھا۔ آج اس کے بیٹے کے پاس پیسے تھے تو وہ اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کر رہا تھا۔ ماضی میں اگر شریف کے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے تو وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو خواہشات کے لیے ترسنے نہ دیتا۔ ساری رات یوں ہی بے چینی سے گزر گئی۔ رات کا پچھلا پہر چل رہا تھا جب بو کی شدت سے شریف کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ اٹھ بیٹھا اور پانی ڈھونڈنے لگا۔ آج تو صحن میں رکھا گڑا بھی خالی ہو چکا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور کچن کی طرف چلا گیا۔ کچن کا دروازہ اس نے جو ہی کھولا تو وہ ایک شور پیدا کر کے کھلا تھا۔ وہ کچن میں گیا اور واٹر کولر سے پانی گلاس میں ڈالنے لگا، مگر تبھی کچن کے دروازے پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ شریف نے جب پلٹ کر دیکھا تو اس کی بہو کھڑی تھی۔ اس نے ایک سخت سی نظر اپنے سسر پر ڈالی اور کہنے لگی کہ بوڑھے میاں اس وقت کچن میں کیا تلاشیاں لے رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ شریف فوراً پانی کا گلاس بہو کو دکھاتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے پیاس لگی تھی، باہر گڑھے میں پانی ختم ہو چکا تھا، اس لیے میں کچن میں چلا آیا تاکہ کولر سے ٹھنڈا پانی پی سکوں۔ اتنا سننا تھا کہ اس کی بہو نے اس کے ہاتھ سے پانی لیا اور وہ ٹھنڈا پانی خود پی گئی اور پھر گلاس کو واش بیسن کی ٹوٹی کے پاس لے کر گئی۔ ٹوٹی کا پانی ڈال کر سسر کو پکڑاتے ہوئے بولی کہ پتہ جو ہے کہ بیمار رہتے ہو، ڈاکٹر نے سختی سے ٹھنڈا پانی پینے سے منع کر رکھا ہے، پھر کیوں یہ پانی پی کر ہمارے اور خرچے کروانے پر تلے ہوئے ہو؟ چپ کر کے پانی پیو اور جا کر اپنے بستر پر لیٹو۔ آئندہ کے بعد آدھی رات کو اٹھ کر کچن میں کوئی چیز اٹھانے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شریف کو تو بھوک بھی لگی تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ پانی پینے کے بعد اگر کھانا بچا ہوا تو کھا لے گا، کیونکہ اسے شدید بھوک لگی تھی، مگر بہو نے اسے دھکے مار کر کچن سے نکال دیا اور وہ باہر آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ بہو نے تو کچن کو تالا لگا دیا تھا۔ شریف ارتجائی نظروں سے بہو کو دیکھتا رہ گیا۔ اگلے روز صبح پھر معمول کے مطابق اس کی بہو اٹھی اور سب کے لیے ناشتہ بنایا۔ سسر کے لیے ناشتہ بنانے کی اسے بالکل بھی یاد نہیں رہی تھی۔ جب صبح ناشتہ کر کے گھر سے چلے گئے تو شریف نے بہو سے کہا کہ بہو کیا تم نے میرے لیے ناشتہ نہیں بنایا؟ اتنا سننا تھا کہ اس کی بہو نے فوراً ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ آپ کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی آپ سے، آپ مر کیوں نہیں جاتے؟ یہ جوان جہاں لوگ آئے روز مر رہے ہوتے ہیں، ان کی جگہ خدا آپ کو اٹھا لے، کم از کم میری زندگی کا عذاب تو کم ہوگا۔ اتنا سن کر شریف اپنا منہ لے کر رہ گیا تھا، مگر پھر اس کی بہو سر جھٹک کر کہنے لگی کہ مجھے ناشتہ بنانے کی یاد نہیں رہی،
जाकर खुद बना लो। इतना कहकर वो घर के कामों में मसरूफ हो चुकी थी और शरीफा एक सांस आज करके रह गया और किचन में चला आया। इसने अपने लिए एक रोटी बनाई और फिर थोड़ा सालन डालकर इसके साथ खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद जब वो बकाया सालन फ्रिज में रखने लगा तो तब भी हाथों की कपकपाहट की वजह से इसके हाथ से वो सालन की देगची छूटकर फर्श पर गिर गई। सारा सालन जमीन पर गिरकर खराब हो चुका था। वो शोर सुनकर बहू किचन में आई और सालन बिखरा देखकर चीखने चिल्लाने लगी। इसे तो शायद मौका चाहिए था अपने ससुर से लड़ाई करने का। इसने ससुर को धक्का देकर कहा कि ये क्या किया तुमने? कल रात तुम्हें सालन नहीं दिया तो तुम इसका ये बदला ले रहे हो। सारा सालन ही गिरा दिया। इतना कहकर इसने ससुर को गिरबान से पकड़कर किचन से बाहर निकाला। शरीफा तो इंतहाई मासूम शख्स था। वो तो किसी के आगे कुछ बोलता भी ना था। सारी जिंदगी इसकी मासूमियत में ही गुजर चुकी थी। भला अब बहू के सामने कैसे जुबान चलाता। वो बहू से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मेरे हाथों में रेशा तारी हो चुका है। मुझसे देगची का वजन सहने नहीं हुआ तो मेरे हाथ से छूट कर गिर गई। मुझे माफ कर दो, मैं अभी ये सारा साफ कर देता हूँ। मगर इसकी बहू ने तो इसे मारना शुरू कर दिया और मार कर कहने लगी कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, दफा हो जाओ यहाँ से। शरीफा बहू से मार खाकर वापस सहन में बैठ गया। सारा दिन यूं ही गुजर गया। इसकी बहू इसे सारा दिन बातें सुनाती रही और इसकी तजलील करती रही, जबकि वो खामोशी से सब कुछ सुनता रहा। सर्दियां शुरू हो चुकी थीं, मगर अभी तक इसकी बहू और बेटे ने शरीफा को कमरे में आने की इजाजत नहीं दी थी। वो जो इस सर्दी में लेटा था, थर थर कांप रहा था। एक रोज शरीफा ने अपने बेटे से कहा कि अब मुझसे बाहर नहीं सोया जाता, बहुत ठंड होती है। मेरे वजूद में तो वैसे ही ताकत नहीं बची जो इस मौसम का मुकाबला कर सकूं। मुझे अपने कमरे में सोने दिया जाए। इतना सुनना था कि इसकी बहू फौरन बोली कि अब्बा जी, अगर आप सोना ही चाहते हैं तो जाकर बाड़े में सो जाएं। अब इस कमरे में तो मेरे बच्चे सोते हैं, वो बड़े हो चुके हैं। आपका कमरा तो अब मैंने अपने बच्चों को दे दिया है। घर में तो अब सिर्फ एक ही कमरा बचा था और वो जानवरों का कमरा था, जहां पर कई बैल और गाय बंधे रहते थे। शरीफा ने अपनी बहू की बात सुनकर सर झटक दिया और कहने लगा, वहां गंदगी और बदबू में भला मैं कैसे रह सकता हूँ? क्या हुआ जो पोते पोतियां सो रहे हैं? एक तरफ मैं भी अपना बिस्तर बिछाकर लेट जाया करूंगा। मगर किसी ने इसकी बात पर ध्यान ही ना दिया। इसे मजबूरन सहन में ही रात को सोना पड़ा। एक रात शदीद बारिश हो गई, साथ ओले भी बरसने लगे। बूढ़ा शरीफा इस यख मौसम की वजह से कपकपाने लगा। इसके सारे कपड़े भीग चुके थे और इसे अब ठंड लगने लगी थी। इसने बहू और बेटे के कमरे को काफी देर तक खटखटाया, मगर किसी ने भी दरवाजा ना खोला। फिर वो अपने पोते पोतियों के कमरे की जानिब गया और दरवाजा खटखटा कर कहने लगा कि बच्चों, दरवाजा खोलो, बाहर शदीद बारिश हो चुकी है, मुझे ठंड लग रही है। मुझे लगता है मैं मजीद इस मौसम को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मगर किसी ने भी इसकी बात का कोई जवाब ना दिया। बहरहाल जब दोनों कमरों से इसे कोई जवाब ना मिला तो वो बाड़े की जानिब देखने लगा, जहां पर जानवर बंधे हुए थे। वो इस बारिश से बचने की खातिर इस बाड़े में चला आया जहां कई गाय बैल बंधे हुए थे। इसने बाड़े में आकर एक कोने में अपनी खटिया डाल दी और वहीं पर बैठ गया। वो सर्दी की शिद्दत से कपकपा रहा था। इसके पास तो कोई गर्म लहाफ भी मौजूद ना था जिसे खुद पर लाकर वो सर्दी की शिद्दत से बच सकता। आहिर को जमीन से घास फूस इकट्ठा करके इसने अपने पैरों और हाथों पर रख दिया ताकि कोई गर्माइश महसूस हो सके। वो सारी रात सर्दी से कांपता रहा। जब सुबह हुई तो इसके बेटे ने सहन में अपने अब्बा को देखा, मगर वो कहीं भी मौजूद नहीं था। फौरन चलकर बाड़ी की जानिब आया तो क्या देखा कि इसका बाप बाड़े के कोने में चारपाई पर घास खुद पर डाले लेटा हुआ सो रहा है। इसने अपने अब्बा को देखा तो गिन खाने लगा। फिर बोला कि अब्बा जी, गंदा घास क्यों खुद पर रख कर सो रहे हो? अगर सर्दी लगी थी तो मुझे कहते, मैं कोई लिहाफ तुम पर ओढ़ देता। शरीफा ने कोई जवाब ना दिया। वो बुखार से तप रहा था। इतने सालों से ना तो इसने वक्त पर खाना खाया था, ना ही कोई फल और दवा ली थी। इसका वजूद बिल्कुल सूख कर तिनका हो चुका था। वजूद में जरा भी चर्बी बाकी ना रही थी जो इसे गर्माइश पहुंचा सकती। बहरहाल बेटे के दिल में जरा नरमी जागने लगी और वो क्लिनिक से दवा लाकर अपने अब्बा को देने लगा। शरीफ की तबीयत कुछ बहाल हुई तो कहने लगा, बेटा, कल से मैं कमरे में सोया करूंगा। ये सर्दी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। गर्मी में तो सहन में सो लेता हूँ, मगर सर्दियों में तो मेरे पास लहाफ भी मौजूद नहीं। इतना सुनना था कि इसका बेटा सर झटक कर कहने लगा कि अब्बा, बताया तो है तुम्हें कि तीनों कमरों में मेरे बच्चे और हम खुद सो रहे होते हैं।
अब ऐसे में हम तुम्हें कहाँ सुलाते फिरें। तुम आज से इस बाड़े में ही सोना शुरू कर दो। वैसे भी बाड़े का एक हिस्सा साफ सुथरा है, जानवर तो दूसरी जानिब बंधे हुए हैं। शरीफ हाँ बेटे की बात सुनकर इसका चेहरा देखने लगा। बेटा और बहू तो बिल्कुल ही बदल चुके थे। वहीं इसके पोते पोतियां भी अब इसे कोई हाथ में ना लाया करते थे। सभी को अपनी अपनी जिंदगियों की फिक्र थी। जबकि बूढ़ा शरीफा घर में बाड़े में पड़ा रहता था। कोई इसे खाना देता तो खा लेता, वरना पानी पीकर ही अपना पेट भर लेता। एक रोज जब वो खाना खाने के लिए बैठा तो इसके खाने में मट्टी आ गिरी। वो खाना बिल्कुल भी खाने के काबिल ना रहा तो इसने खाना फेंक दिया। रात को इसे शदीद भूख लगी तो वो किचन की जानिब चला गया ताकि कुछ निकाल कर खा सके। वो अभी किचन तक पहुंचा ही था कि इसे धचका सा लगा। इसकी बहू ने तो फ्रिज को ताला लगा कर रखा था। वो वापस अपने बेटे के कमरे को खटखटाने लगा और बोला कि बेटा किचन को ताला लगा है, मुझे खाना खाना है, बहुत भूख लगी है, तुम फ्रिज खोल दो ताकि मैं कुछ खा सकूं। मगर किसी ने भी दरवाजा ना खोला। जब ज्यादा देर तक शरीफा ने दस्तक दी तो अंदर से इसका बेटा इसे कहने लगा कि अब्बा क्यों हमारी नींदू को हराम कर रखा है, तुम कहीं दफा क्यों नहीं हो जाते, अब दोबारा तंग मत करना। इतना सुनना था कि शरीफा दिल ही दिल में कुड़ने लगा। इसकी भी क्या जिंदगी थी, घर का सरबराह होने के बावजूद लावारसों जैसी जिंदगी गुजार रहा था। इसने एक गहरी सांस हाट की और खामोशी से घर से चला गया। अगली सुबह हुई तो बाड़े का दरवाजा बंद था। सबने यही समझा कि शरीफा अंदर सो रहा होगा। वो सभी अपने अपने कमरों पर चले गए और शरीफा की बहू भी घर के कामों में मसरूफ हो गई। इसने एक बार भी जाकर देखने की कोशिश ना की कि अंदर शरीफा जिंदा भी है कि मर गया। 2-3 दिन यूं ही गुजर गए। शरीफा का बेटा अपने दफ्तर के कामों में मसरूफ था और शरीफा की बीवी ने तो वैसे ही ससुर से जान छुड़वाने की सोच रखी थी। इसने ना ही खाना दिया था और ना ही पानी। 3 रोज यूं ही गुजर गए। एक रोज इनका बेटा शाम को अचानक से लापता हो गया। बेटे की उम्र 9 साल थी। जब इन्हें खबर मिली कि इनका बेटा लापता हो गया तो वो इसे हर जगह ढूंढने लगे। आखिर को ढूंढते ढूंढते बाड़े की जानिब आए कि शायद दादा के पास मौजूद हो। मगर जब शरीफा के बेटे ने बाड़े का दरवाजा खोला तो बाड़ा यूं ही खाली था। अंदर ना ही शरीफा था ना ही इसका बेटा। इसने अपनी बीवी से दरियाफ्त किया तो बीवी कहने लगी, मैंने 3 रोज से बाड़े का रुख ही नहीं किया। शरीफा के बेटे को वो रात याद आने लगी। शायद इसका बाप घर से जा चुका था, मगर इसका बेटा कहाँ था ये सोचकर वो बाहर गलियों में अपने बच्चे को ढूंढने लगा। वो पूरा मोहल्ला छान चुका था, मगर इसे अपना बच्चा कहीं भी ना मिला। वो रोते हुए हर शख्स से अपने बेटे के बारे में पूछ रहा था कि तभी इसकी नजर सड़क किनारे बैठे हुए शख्स पर पड़ी, जो सड़क किनारे बैठा हुआ कुछ फल बेच रहा था। इसने इस शख्स के पास आकर अपने बच्चे की तस्वीर दिखाई और बोला कि आपने मेरे बच्चे को देखा है। इस बूढ़े शख्स ने जब पलट कर देखा तो शरीफा का बेटा हैरान रह गया, क्योंकि ये तो इसका बाप शरीफा था जो सड़क किनारे फल बेच रहा था। इसने अब्बा को देखा तो सवाल करने लगा। शरीफा फीका सा मुस्कुराया और कहने लगा, मुझे कुछ इल्म नहीं कि अब तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है या तुम्हारा बेटा कहाँ है। मैंने कई सालों तक तुम्हें आजमाया कि शायद तुम्हें अक्ल आ जाए और तुम मेरे साथ अपना रवैया ठीक कर लो, मगर तुम तो मुझे घर में पड़ी हुई कोई फजूल सी चीज समझ दिया था। मैं तुमसे अपना हर ताल्लुक खत्म कर चुका हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे किसी भी मामले की कुछ खबर नहीं। शरीफा का बेटा इससे माफी मांगने लगा और बोला कि घर चले आओ, मगर शरीफा ने जाने से मना कर दिया। वही सड़क के किनारे एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगा था और बाहर से दरख्त के फल तोड़कर बेचने लगा। शरीफा के बेटे को अपना बेटा तो ना मिला, जबकि वही अब दोनों पछता रहे थे। इनकी जिंदगी तो बिल्कुल ही अजाब बनकर रह चुकी थी। कई हफ्तों बाद इन्हें इनका बच्चा कचरे से मिला, जिसकी आंखें, दिल और गुर्दे निकल चुके थे और वो मुर्दा हालत में पड़ा था। दोनों मियाँ बीवी रोते चीखते रहे, मगर अभी तो इनका बुरा वक्त शुरू हुआ था।